दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। चर्चाएं लगातार ये हो रही हैं कि कांग्रेस अगर चाहती तो इंडिया गठबंधन मिल करके सरकार बना सकता था, लेकिन यहाँ पर लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से ये पहला न्योता बनता है एनडीए को, बीजेपी को, और फिर उसके बाद एनडीए के लिए उन्होंने जो कवायद की वो भी काम आ गई। लेकिन एनडीए की ये कवायद शायद काम नहीं आती अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन इस पर कुछ और काम तरीके से किया होता। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जहां पर नीतीश की बात हो रही है, जहां चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है, ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जो कि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के काफी करीब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे वो कोशिश नहीं की गई है। आखिरकार अंदर क्या पक रहा है? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना सकता था, या फिर सरकार बनाने के लिए जो कदम आगे उठाना था वो किसी षड्यंत्र के चलते उन्होंने नहीं उठाया है? क्या इस बार मोदी वाकई में तीसरी बार पीएम बन रहे हैं या फिर एक बड़े षड्यंत्र से घिर गए हैं? सवाल यहां पर यह है क्योंकि नरेंद्र मोदी को शायद अंदाजा होगा भी कि जो अलायंस उनके साथ जुड़कर आए हैं, जैसे नीतीश कुमार ने आज उनकी भर भर के तारीफ की है, और वो तारीफ वो समझते हैं, मोदी उस पर हंसे हैं, मुस्कुराए हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार जो उनकी तारीफ कर रहे हैं वो दरअसल तारीफ किसी और तरीके से उनके लिए भारी पड़ने वाली है। यहाँ पर अब इस सरकार में किसी भी बात के मायने वो नहीं होंगे जो आपको दिख रहे होंगे, याद रखिएगा। यहाँ गुस्सा गुस्सा नहीं है, यहाँ प्यार प्यार नहीं है, यहाँ पर किसी की तारीफ तारीफ नहीं है, इसे समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने जो मोदी की तारीफ की है, चंद्रबाबू नायडू जो अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी को देखकर, तो उन बातों पर मत जाइएगा। अभी तक की बॉडी लैंग्वेज नेताओं की कुछ और कहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, अब उनके अलायंस हो या उनकी पार्टी के लोग हों, उन सब की बॉडी लैंग्वेज अब बदल चुकी है। बात सीधे हाथ की होती है तो उल्टे हाथ दिखने लगती है। इस बार का ये कार्यकाल यकीन मानिए बहुत दिलचस्प रहने वाला है। यहाँ पर जनता तमाशा देखेगी और नाचने के लिए नेता होंगे। अभी तक कई बार जनता ने खुद को नेताओं की मर्जी पर नाचते हुए देखा है, लेकिन इस बार खेल पलट गया है। ये खेल ऐसे पलटा है जिसमें इंडिया गठबंधन अभी 2 कदम पीछे चल रहा है। इस 2 कदम पीछे रहने वाली रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की ये रणनीति मोदी को चौतरफा घेर रही है। हमारे साथ वाहिद नसीम जी जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर 4 टीवी, और उन्हीं से समझेंगे। वाहिद भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये तारीफ जब सुन रहे हैं नीतीश कुमार से कि भाई बहुत इन जो लोग खुश हो रहे हैं, जिनको लग रहा है उन्होंने बड़ा काम कर दिया है, तो अगली बार आप और जीतेंगे, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं वाहिद भाई, इस तरह से समझा जाए उनको? नहीं नहीं, देखिए ये तो सब जानते हैं कि फिर राजनेताओं की आपने तो अपनी। जवाब से पहले हंसना शुरू कर दिया, तो नीतीश कुमार के मायने मतलब समझ देखिए में आ गए। बात बात क्या है कि राजनेताओं की भाषा और भाषण जो है सब उनके कोई मायने नहीं है, क्योंकि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सभी राजनेताओं का यही हाल है। यहाँ आपसी भरोसा नहीं है, पल भर का भरोसा नहीं है, कब कौन क्या कर देगा। देखिए, राजनीति लोग कहते हैं कि संभावनाओं का खेल है, ये एक प्रचलन किया है इसको। ये भारतीय सभ्यता है जो ये कहना चाहती है कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि संभावनाओं का खेल है, बल्कि सिर्फ जो है मौके का खेल है। जिसके हाथ जिसकी गर्दन लगी, जब चाही तब काट दी। तो कुल मिलाकर ये आज से नहीं हो रहा है। राजनीति जी, धोखे का खेल है और धोखे का नाम राजनीति है। तो आप तमाम नरेंद्र मोदी राजे को तैयार हो महाराजे। जाना चाहिए धोखे के लिए। नहीं, वो तैयार हैं पूरी तरह, ऐसे अच्छा, आप फ़िक्र ना करें। वो तैयार है, वो जानते हैं उनकी मुस्कुराहट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो हँसी-खुशी खुशी और पुरानी चीज़ों को याद करके मज़ाक में वो जिस तरीके की नीतीश कुमार ने लैंग्वेज अपनाई है, वो सब वो समझते हैं, मगर उनकी मजबूरी है कि वो कुछ नहीं कर सकते, चाहेंगे भी तो मुस्कुराएँगे। अगर वो गुस्से में भी होंगे तो मुस्कुराएँगे, जिस तरीके नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, क्योंकि बड़े तल्ख़ रिश्ते रहे हैं। एक दूसरे को देखने तक की जो है बर्दाश्त इनकी बिल्कुल। खत्म हो चुकी है, और ऐसा कोई बीच में काम नहीं हुआ है।
ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जो है दूसरी खेमे में इतने जलील कर दिए गए हों कि उनकी मजबूरी है कि वो अपने उस दुश्मन को, जिसे बिहार में घुसने देना पसंद नहीं करते थे, उसके बावजूद जाकर उसके साथ कहेंगे कि आइए आपके चरण किधर हैं, बताइए, हम छू लेते हैं और आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मगर फिर भी ऐसा हो रहा है। ये सब जो है एक संदेश है, दिखाता, वो पंजाबी की अच्छी कहावत है, वो ना, कहे धीनो और सुनावे नूनो। तो कुल मिलाकर अब ये एक दूसरे को भी सुना रहे हैं और अपने जी अपने जो इनके भाई रीजनल यहाँ राइवल्स हैं पर उनको भी। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस 2 कदम पीछे क्यों है? देखिए, कांग्रेस ना, माफ करना, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो चुकी है जिसके पास कोई विजन नहीं रहा है, और वो ये समझती है कि जब सत्ता का परिवर्तन का समय आएगा तो किसी ना किसी तरीके से सत्ता हमारी झोली में डाल दी जाएगी। और हम क्यों, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई ऐसा। भाई मेरा एक एड ऑन है, सिर्फ अगर कांग्रेस के पास विजन नहीं है तो अब तो उसके पास बहुत सारे अलायंस हैं। विजन की कमी अभी थोड़ी ना बताता हो हूँ, सकती है। ये बता षड्यंत्र बता क्या है बता पीछे? रणनीति कुछ तो बताता होगी हूँ, ना। मैं बताता हूँ ना। ये रणनीति जो है सिर्फ राजनीतिक रणनीति है। इसमें आप क्या इनकार करेंगे कि एक मौका था नरेंद्र मोदी के पास में 10 साल हुकूमत के दौर में, उन्होंने समझ लिया कि इस देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीब है और बाकी भी गरीब हो गई है। कोरोना काल में लोग हैंड टू माउथ आ गए हैं, जीएसटी के चलते लोगों की स्थितियां खराब हुई हैं। पहली बार पहले टर्म में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद किया गया बनाने के लिए, उससे लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं। अब मतलब हजारों नहीं लाखों फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। ये सारी सिचुएशन जानने के बाद अच्छा मौका ये था कि उनको फिर सर पे हाथ रख के उनको फ्री में खाना दे दो, जी क्योंकि गरीबों की तादाद बढ़ गई, और वो गरीबों की इतनी बड़ी तादाद बढ़ गई है। देखिए विंतर जी, एक बात समझे, मैं भ्रमित करने का काम नहीं करता हूं। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 1 या आधा परसेंट, कितना परसेंट आपके पास अगर आंकड़ा हो तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, कि पूरे इलेक्शन को, पिछले इलेक्शन को देखें और इस इलेक्शन को देखें तो कोई बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी का नहीं गिरा है। और जो गिरा है वो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कारण गिरा है, या हरियाणा तो छोटा राज्य है, मगर ये 3 स्टेट को अगर आप फिर बाहर कर ऐसे देते में हैं। इंडिया अलायंस क्यों मौका दे रहा है यहाँ पर नरेंद्र मोदी को? जो अलायंस मोदी के साथ है उसको बड़ी आसानी से इंडिया गठबंधन तोड़ ही सकता था, क्यों नहीं किया? मैं बिल्कुल बड़ी सीधी उसी पर आता हूँ, अब उसी टॉपिक पर आता हूँ। मैंने कहा अगर वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, मगर एक मौका कांग्रेस के हाथ लगा था, और वो ये था कि आप बहुत बड़ी कोई भी डील पहले से ही, जब आपको सिचुएशन पता चल चुकी थी, तो आप नीतीश कुमार से बात कर सकते थे, चंद्रबाबू नायडू से डील कर सकते थे, मगर आप घर में बैठे रहे आराम से, और आराम से बैठकर आपने भाव नहीं दिया। आपने कोई जो है डिस्कशन करने की कोशिश ना चंद्रबाबू नायडू से की, ना ही नीतीश बाबू से की। इसका मतलब आप सत्ता में आना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने बड़ी आसानी के साथ में जो है उनको मोदी जी के साथ जाना पड़ा, जाने दिया। जबकि मोदी जी की स्थिति ऐसी थी, जो चारों तरफ से घिर चुके थे, जिनको पूरी तरह से घेर लिया था विनीता जी। आरएसएस वो अलग से तलवार लिए खड़ी थी, आगे रीजनल पार्टियां अलग तलवार लिए खड़ी थी, पार्टी के भीतर के बड़े नेता अलग तैयारियां कर रहे थे। मोदी जी को बड़ा अच्छे से एहसास था कि जरा सी निगाह चूकेगी तो धड़ से गर्दन जाएगी, मतलब को राजनीतिक गर्दन जाएगी, राजनीतिक शरीर से राजनीतिक गर्दन उड़ा दी जाएगी। इतने नाजुक माहौल में मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात को सर झुका के मानने के अलावा, जो कि पशे पर्दा मान ली गई होगी, और ये कहा गया होगा कि मेरे मान सम्मान को रखने के लिए ये कहोगे बहुत आगे बढ़ेगा, दे रहे हैं, आप आइए और सरकार बनाइए। तो ये तो तय है कि कुछ दिनों, मगर एक बड़ी बड़ी सीधी सी बात है कि नेचर किसी का भी नहीं बदलता ना। जैसे नीतीश कुमार का पलटी मारने का नेचर नहीं बदलता, जैसे मोदी जी का अपना एरोगेंस का नेचर है वो नहीं बदलता, जैसे कांग्रेस का यहाँ पर। साहब। लेकिन भाई एक बार नीतीश कुमार का ये वीडियो, आपने नीतीश का जिक्र किया, एक बार ये वीडियो उनका सुनते हैं, जिसमें भर भर के मक्खन उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया है। ये मक्खन दरअसल मक्खन है या फिर कुछ और है, एक बार सुनते हैं। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और
बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है, और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी, और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग बहुत देखिए, बहुत नहीं दिलचस्प नहीं वीडियो है ये मैं वाइट भाई। यहाँ पर जी बड़ा जी सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जो बोल हम्म, रहे हैं वो वाकई बोल रहे हैं या फिर ये एक बड़े खतरे की घंटी है? नहीं नहीं उनके वो शब्दों ये के एक क्या थ्रेड, मायने हैं? देखिए वो थ्रेट की बात है, जो तो थ्रेट दी जा रही है ना कि बिहार का काम तो आप कर ही देंगे, मतलब कुल मिला के विशेष राज्य का दर्जा तो आप दे ही देंगे। दूसरी बात है, फंड की जरूरत जो है चंद्रबाबू नायडू को भी है, अपनी पुरानी छवि, पुराने कर्जे जो है उतारने की भी जरूरत है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझिए, कांग्रेस, देखिए आप, वाइट बोलिए भाई बोलिए। यहाँ पर मोदी जी की जो चेहरा था, हाँ, ऐसे दबी हुई हंसी अंदर, उनके चेहरे को एक बार जरा अगर देखना चाहें तो दिखा सकते हैं। मैं मैंने उनके मैंने चेहरे पे आपसे मैंने पूछना चाहती हूँ कि बहुत मैंने कुछ सब अंदर देखा। पक रहा है जो उनके चेहरे पर दिख मैं रहा है। मैं नीतीश बताना कुमार का कोई चाहूंगा, देखिए अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे मैं से पता लग जाएगा कि अब वो कहाँ फंस मैं चुके बता, हैं। देखो जो मैं समझाऊं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं समझाऊं वो बताता हूँ। मैंने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि राजनीतिक धड़ से गर्दन उड़ने का के लिए तलवार उठी हुई थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब नीतीश जी जो बोलेंगे मानेंगे, चंद्रबाबू जो बोलेंगे वो मानेंगे, और उनकी नेचर के ये खिलाफ है। जब से वो राजनीति में आए, आरएसएस में से उठ के राजनीति संभाली, उस दिन से आज तक उन्होंने किसी का ऑर्डर नहीं लिया है, उन्होंने किसी की सुनी नहीं है। उन्हें एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की वो सुन सकते थे, मगर अडवाणी जी ने अपने सहयोगी के तौर पर पूरी उनके साथ डट के खड़े हो गए, उस वक्त उनको सुनने की जरूरत नहीं रही। पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगाई, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अब यहाँ पर नीतीश कुमार का जो कहने का मतलब है कि जिस तरह चुनाव कैंपेन में हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, यहाँ तो मोदी जी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, या ग्रीन दुनिया में ग्रीन का माहौल है, हरे का माहौल है, वहां चलने की बात कर रहे हैं। मगर नीतीश कुमार की बात का मतलब आप जो चाहे करें, हमारी चीज में आपके साथ है, तो मेरे ख्याल से हो भी सकते हैं। उसकी वजह क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या वजह है। नीतीश कुमार के ये साथ का बेसिकली, मतलब भी तो अपने आप में सवालिया निशान है ना वाइट भाई। नहीं मगर एक बात विनीता जी, जो कड़वा सच है वो भी तो मानना चाहिए ना। यहाँ कांग्रेस का एरोगेंस, ये बात नीतीश नीतीश कुमार कुमार जब जो है गए वो, थे बीजेपी के पास तब अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए। उन्होंने कोऑर्डिनेशन नीतीश ठीक नहीं किया। नहीं किया, वो करना नहीं चाहते थे, वो कहते थे भाई मैं तो सत्ता दे दो मुझे, आप पूर्ण बहुमत की सत्ता दे दो तो मैं चला लूंगा, मैं जो है कोalition की सरकार नहीं चलाऊंगा। तो ये जो चर्चाएं थी ना, ये आप समझने की कोशिश करें कि जमीन पे अ, दो चीजें बहुत बड़ी हुई है। दो चीजें बड़ी हुई हैं कि आरएसएस के समर्थन के ना समर्थन देने के बावजूद मोदी जी का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा नहीं घटा। इसका मतलब वोट इस वक्त मोदी जी का है। दूसरी बात, हम्म। यह है कि जो बिखरी हुई पार्टियां हैं, जो जिनमें से आप जो भी रीजनल पार्टियां हैं, उनका अपना रीजनल वोट है। केंद्र में वोट लाने के लिए या सरकार बनाने के लिए जो कांग्रेस की नीति या रणनीति है, वो जानते हैं कि टर्न उनका आने वाला है, उनको सत्ता दी जाएगी, जब दी जाएगी तब ले लेंगे। राहुल गांधी के पास बहुत बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। एक तरफ दुनिया बहुत टेंस पोजीशन में पहुंच रही है, किसी भी वक्त जो है कहीं पर भी वार हो सकती है। तो ये सब चीजों से बचाने के लिए अपने आप को कांग्रेस जो है वो धोखा कर रही है। मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा
कि तमाम रीजनल पार्टियों को अब सोचने का वक्त आ गया है कि जब तक आपके संगठन घर घर नहीं होंगे। एक और बात इसमें क्लियर कर देता हूं विनीता जी, अगर कांग्रेस ये चाहती है कि वो अभी भी केंद्र सत्ता को खतरे में डाले और अपने कारगुजारी दिखाना चाहे, तो कथनी और करनी जो उन्होंने वादे किए थे ना अपने मैनिफेस्टो में, कई स्टेट में उनकी सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, अभी शायद एक आध जगह और बदलने वाली है। किसी सरकार पे एक ये मॉडल जो आप केंद्र में लाना चाहते थे उसको लागू करके दिखाए ना आप कर्नाटक और तेलंगाना में। दीजिए वहां पर लोगों को जो है 8,500 रुपए महीना दीजिए, महिलाओं को जो छूट देने की आपने बात की है दीजिए, उनको रोजगार की गारंटी। आपको स्टेट में अगर क्या आप नहीं जानते हैं कि स्टेट में पैसा कैसे जनरेट किया जाता है, टैक्सेशन सिस्टम को कैसे लाया जाता है, कैसे जो है कहां से क्या करके और कैसे किनको दिया जा सकता है, आप अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते हो तो मिस्टर राहुल गांधी मुझसे मिलिए, मैं आपको बताता हूं स्टेट कैसे चलाए जाते हैं, और वो गारंटी तुम स्टेट के अंदर 2 दिन के अंदर लागू कर सकते हो। 4 दिन उसका प्लान बनाओगे, 2 दिन के बाद लागू कर दोगे, मगर तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम सत्ता में नहीं आना चाहते हो, तुम बताना नहीं चाहते हो कि तुम्हारी करनी और कतनी में। सत्ता से तो फिर क्यों भारतीय दूर जनता रहना पार्टी चाहती है कांग्रेस भाई? सत्ता की तो सारी लड़ाई है। देखिए 2 बड़ी बातें हैं। कांग्रेस में एक कल्चर है, वो है बाबू कल्चर। एआईसीसी में बैठ जाएंगे बाबू और संगठन की काम जिम्मेदारी उसके छोड़ देंगे कि आइए कहां से टिकट लेना चाहते हैं, उससे आप पैसे भी पार्टी को देके जाइए, उसके बाद संगठन पे भी आप ही अपना खर्च करिएगा। आपके पास कोई जो कुछ अपने संगठन है उनको वो जो हारेगा या जीतेगा अपने संगठन को अपने साथ लेके चला जाएगा। भाई आप ये समझने की कोशिश करें, संघ ने जो काम किया था, अब अमित शाह साहब ने अपने आधार पे वो काम कर लिया है। संघ ने 70 सालों में ये किया है कि हर गांव में अपना एक जो है उनका एक प्रचारक होता है, जो है उनका गुप्तचर होता है, एक इनका पत्रवाहक होता है, ये गांव-गांव में उन्होंने नियुक्त किया है। आपके पास तो जो है आपके बूथ के एजेंट मौजूद नहीं होते। तो बात कहने का ये है कि आप संगठन बनाना नहीं चाहते। संगठन ऐसा तो नहीं कि आप संगठन बनाना भूल गए हो। आपकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में वो आके उस इलाके को हैंडल करता है, जो अपने कहीं से फंड लेके आता है जुटा के, वो फंड लेके आएगा, उसको उसका प्रभारी बना दिया जाएगा, फिर वो वहां टिकट बांटेगा, वो टिकट से पहले लगाएगा बाद में कमाएगा। यार ये प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो तुमने बना रखी है ना, अगर इस देश में सत्ता बदलना चाहते हो तो ये सिस्टम तुम्हें बदलना पड़ेगा, और ये धोखा देना बंद करो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं भाई, बहुत जानते हैं, हम राष्ट्रीय भी जानते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी जानते हैं, सब जानते हैं। मगर आपको अगर सचमुच जो है, और ये तो सुनने की देखिए मोदी जी की भी आदत नहीं है जिस तरह नीतीश कुमार जी जो है वो बोल रहे थे और वो सुने, उनकी आदत है, आपने देखा होगा अमित शाह साहब सदन में खड़े होकर बोल रहे चुप करो बैठो, ये जो भाषा है उनकी। ठीक है, जिस दिन उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे उस दिन नीतीश बाबू तुम क्या होगे। ये जो भाषा थी ये वैसे चल पाएगी आगे जैसा है कि मर गया अब तक कोई? जी देखिए मोदी जी की बात सुनिए। मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। तो यहाँ पर ईवीएम जिंदा है या ईवीएम मर गया? मैं बताता हूँ मोदी जी को भी मैं मोदी जी के सहमत हूँ, यहाँ पर ईवीएम बरी तो हो गया इस बार। देखिए बरी क्यों हो गया, आप बोल रही हैं कि आप ही की वजह से बरी हो गया है। आप इल्जाम लगाने की गुंजाइश आपने नहीं छोड़ी है विनीता जी, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। कांग्रेसियों को और समाजवादियों को अगर पहले से 17C का पता होता तो ये पहले से लागू था, ये पहले भी कर लेते। इसके लिए ठीकरा मेरे और आपके सर पे फूटा, मेहनत हम करते घूमे, इंक्वायरियां हम निकाल के लाए, इनको घर घर जाके जगाने का काम, अरे भैया ये ले लो, यहाँ से रोक दो। ये मोदी जी जिस बात की मजाक उड़ा रहे हैं ना, अगर ये 17C नहीं होता तो मोदी जी हम आपको भी जानते हैं, ये 407 आती सीटें, ये टाटा 407 हो जाती, हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये रोकथाम हुई है, हमने अपना इनपुट डाला है और बाकायदा डाला है। और अगर इसमें और जगह विपक्ष इस मामले में भाई इसका मतलब साफ है।
शो की नहीं मैंने हमने शोर कितना मचाया, सारे पत्रकारों अपने बंधु दोस्तों को सबको बोल दिया लग जाओ भैया इसी काम पे, सारे लग गए, सब लग गए तो इनको लगा कि 17 का अब सारे देश को पता चल गया है तो हमें भी यार इस पे कुछ ना काम तो करना पड़ेगा। ऊपर से कपिल सिब्बल साल जैसे लोग जो है लग गए, पराचा जैसे लोग लग गए, बहुत सारे लोग लग गए इस काम पे। तो जब दूसरे भी लग गए तो पार्टियों को भी लगना पड़ा, वरना ये सब जो है पहले से ये खुद भी बताना नहीं चाहते थे, खुद भी करना नहीं चाहते थे। ये तो आप ही का कारनामा है जो मोदी जी को आज मशीन की बात करनी पड़ी है। वहां बात बड़ी सीधी सी है। एक चीज और है, बहुत सारे और रास्ते हैं, अगरचे विल हो और करना चाहते हो। मैंने वही बात की है कि अगर आप जो है आप मोदी जी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको एनवायरमेंट बना के देना है। मैं अंतरराष्ट्रीय मजबूरी बता रहा हूं मिस्टर राहुल गांधी, मेरी सुनो। जो अनाउंसमेंट आपने किया है सोशल सिक्योरिटी का और जो कमिटमेंट अभी मोदी जी को पूरे करने हैं ना, ये आपके कमिटमेंट को मैच नहीं कर पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि जनता आपके साथ कनेक्ट हो, जुड़े और वोट प्रतिशत आपका इंक्रीज हो, सीटें इंक्रीज नहीं हो, आपका वोट ठीक है भारी भाई, प्रतिशत बड़ा इंक्रीज सवाल हो, ये है, तो आपको काम चंद्रबाबू करना पड़ेगा। नायडू चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दबाव में वो सरकार कैसे चल, तो एक सवाल है, लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष सामने खड़ा है। आपको याद होगा देखिए किस तरह से लगातार पार्लियामेंट में एक के बाद एक बिल प्रेजेंट हो रहे थे और ऐसे निकल रहे थे और विपक्ष सिर्फ बैठा बैठा रो जाता था कि ये कैसे हो आप गया, ये लेकर नहीं आए अब मैटर पर पार्लियामेंट में। इस बार ये मैंने सब इतना इजी गो नहीं और ना विपक्ष को बोलने का ये मौका मिलने वाला है। बेकार की बातें हैं विनीता जी, ये सपने देखना अच्छा, बंद करें। ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना फायदा करने के लिए अपने अपनी पोजीशन को अच्छे से बिल्ड, मजबूरी है मोदी जी की कि कुछ 6 महीने कम से कम इनकी हर बात मानेंगे और वो 6 महीने के अंदर अपनी पोजीशन को अप करने की कोशिश करेंगे, वो फाइनेंशियली भी, पार्टी वाइज भी और पब्लिक के अंदर अपनी पकड़ को भी। ठीक। उसके बाद मोदी जी इनको पटकनी देंगे या ये मोदी जी को देंगे, ये वक्त तय करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चक्कर में है। यहाँ पर राजनीति है, यहाँ पर राजा महाराजाओं के अपने बेटे अपने बाप की गर्दन उतारने के चक्कर में लगे रहते थे। ठीक। मान लिया इस्माइल लोधी को इब्राहिम लोधी मारता था, तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ अगर शाहजहां को अपने बाप को जेल में डालने का काम औरंगजेब करता था, तो ये सब कुछ राजनीति में नया नहीं है। यहाँ वही चंद्रबाबू नायडू जिसका दामाद बना था, जिसको वहां पूजा जाता था, अपने ससुर को ही जो है वो कहाँ पहुंचा के वो राजनीति की सब पूरी सत्ता हथिया ली थी। ये देखिए राजनीति जो है वो मौके का, ये संभावनाओं का गेम नहीं है, ये मौके का गेम है। जिसके हाथ में तलवार आई, जिसकी गर्दन फ्री मिली, उड़ा दी। तो सीधे बात ये है कि आगे इन सबका क्या होगा इस पे हम बात नहीं करते। मैं ये बात फिलहाल ये करता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हक में है कि जो फंड इनको चाहिए वो मोदी जी के सर पे रख के ले लेंगे। जो इस वक्त अपनी स्टेट में इनको करना है वो कर लेंगे, मगर जो कि राहुल उनके पास साउथ के 2 स्टेट है जो एक रोल मॉडल बन सकते हैं। जो मैनिफेस्टो इन्होंने किया है ये कल से उसकी घोषणा करें और अपने स्टेट में लागू करें। वो केंद्र से मांगने की जरूरत नहीं है। आप जो है प्रबंधन, फाइनेंस प्रबंधन जैसे होता है आप अच्छे से जानते हैं। अब जी। छोड़ दें विदेशी कंपनियों को एनवायरमेंट बना के देने की गारंटी, आप छोड़ दें जो कैपिटलिस्ट हैं ठीक। उनको फायदा पहुंचाने की कंपनी। आप जो है एक बार पब्लिक के साथ कनेक्ट हो जाए, वो आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आसान नहीं है, मगर विनीता जी ये भी बता दूं कि ठीक। केजरीवाल ने जिस तरीके से स्टेट में, केजरीवाल ने दिल्ली स्टेट में बसें फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, पता नहीं क्या क्या फ्री कर दिया, और बीजेपी कहती रही यार ये फ्री मत दो, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। और ये जनता भी इतनी महान है इस देश की कि इस जनता ने जो इन्हें कहता फ्री मत दो उनको वोट दे दिया, जी। और जिसने इनको फ्री दिया ना, महिलाओं को फ्री किया, उन महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बढ़ चढ़ के वोट दिया। एक चीज आपको ठीक। बताता हूं, ये मतलब इसके साथ और क्या जरूरी है वो भी बताता हूं। अगर आज के बाद काउंटर मीडिया विपक्ष खड़ा नहीं करता है तो 100 साल तक लिख के रख लो, 100 साल तक विपक्ष कभी सत्ता में नहीं आ पाएगा, चाहे अमेरिका का बाप आ जाए या कोई और आ जाए। क्योंकि अब इस देश की जनता का जो माइंड सेट है वो इस जगह पर पहुंचा दिया गया है कि लोग मिनिमम लॉजिक का भी इस्तेमाल नहीं करते, मिनिमम लॉजिक का भी इस्तेमाल नहीं करते। ये माफ करना, जब ऑटोमन अंपायर को तोड़ा गया था ना, तो ऑटोमन अंपायर को तोड़ने से पहले लोगों की जो तर्कशीलता है वो खत्म की गई। धर्म के नाम पर उनको इतना जो है मतलब कंट्रोल कर लिया गया
कि वो जो उनको उनके कान में जो फीडबैक आता था वो उसे आखिरी सत्य मानते थे दुनिया का। वो कहाँ से चला, क्यों मैनिपुलेट हुआ, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें थी इसमें। लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन था, फला कौन था, इन सब बातों से इनका कोई मतलब नहीं था। एक कान में किसी ने फूंक मारी, साहब ने बोला है, वो हमारे भला भला मतलब धार्मिक नाम लेके बोला और इन्होंने मान लिया सत्य है। उसके लिए आधी दुनिया पे राज करने वाले ऑटोमन एम्पायर को धूल छालनी पड़ी और बिना किसी के हराए सब कुछ हार गया और टूट के बिखर गया। सवाल ये उठता है, ये होता है कम्युनिकेशन और माइंड कैप्चरिंग। तो भारत की जनसंख्या की मैक्सिमम जनसंख्या की माइंड कैप्चरिंग हो चुकी है, तर्कशीलता जीरो हो चुकी है। अगर इनकी अंदर बुद्धि आपको लानी है तो जब झूठ आता है तो उतने ही शक्ति से आपको तर्कशीलता से जस्टिफाई करके बताना पड़ेगा ये सत्य नहीं, ये इस मायने में सत्य है। आपकी जबान पे कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको जो कुछ उन्होंने बनाना चाहा, माफ करना, जब आपको पप्पू बनाना चाहा पप्पू बना दिया, जब खिलौना बनाना चाहा खिलौना बना दिया, जब झूठ बनाना चाहा झूठ बना दिया, जब सोना बनाने वाला बनाना आलू से कहा वो बना दिया। ये मीडिया की शक्ति थी और आप लोगों ने मीडिया को कुत्ते से ज्यादा समझा। मिस्टर कांग्रेसियों, ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम लोग जो है बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग हो, या इस देश को मूर्ख बना रहे हो या मूर्ख बनाना चाहते हो। अगर तुम होश में नहीं आओगे ना तो माफ करना, ये जनता जो है, मैं तो सीधी बात है, मैं तो जनता से कल से ये मुहिम शुरू कर दूंगा, यार इन कांग्रेसियों को छोड़ो, ये लोग जो है मतलब पब्लिक को भी मूर्ख समझते हैं, मीडिया पत्रकारों को भी मूर्ख समझते हैं, ये किसी का जो इनका साथ देना चाहते हैं उसका भी साथ देना नहीं चाहते। दफा करो इन लोगों को, इनको भूल ही जाओ तो अच्छा है। विनीता जी, बड़ी सीधी बात है कि बहरहाल जो है जितने बेचारे लोग अपने तरीके से लगे रहे, अपनी कोशिशें करते रहे, भाई किसी बात का कोई जवाब तो दोगे। जवाब देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कोई संसाधन तुम्हारे पास बचा है? कोई मीडिया तुम्हारे पास बचा है? जो मीडिया तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है तुम उनको भी जो है हकीर समझ रहे हो। ठीक है, दो चार लोगों को बेचारों को 5-5 लाख रुपए दे दिए होंगे तुमने, जो है जिन्होंने पूरे देश में तुम्हारे लिए माहौल बनाने का काम किया, जहां तुम 50 से 100 सीटों पर पहुंच गए हो, उन लोगों को भी तुमने 20-20 भी नहीं यार, पता है 5-5-7 लाख रुपये पकड़ा के बेचारे के बच्चों की तरह टरका दिया। अब वो अलग बात है कि वो बेचारे गरीब है ही इतने कि 5-7 लाख रुपए मिलने के बाद भी उनको लगा तुम तो यार चलो कम से कम रोजी रोटी तो चल गई। ये हाल कर दिया तुमने, भिखारी बना दिया अपने सिपाहियों को ही, तो तुम जीतोगे कहां से भाई? तुम में अकल आएगी नहीं, क्योंकि तुम तो साहब हो, तो साहब भी कितने दिन रहोगे ये सोचो।